हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 8 नवंबर 2022। राइट, सो लाइक आई कीप रिमाइंडिंग, डाउनलोड द पीडीएफ एंड डाउनलोड द बीपीडिया। So there is a reason. The reason is revision, because revision can make things, retain. आपको याद करने में हेल्प करता है रिविजन. सो प्लीज रिवाइज इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड इट. तो सबसे पहला न्यूज, लेट्स बिगिन विद द अमेंडमेंट इन चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल. राइट, तो देखो यहाँ पे बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू दैट टाटा मोटर्स, राइट, दैट हैज क्रॉस्ड द 50,000 मार्क इन इंडिया. एंड मतलब एक तो मार्केट शेयर उनका बड़ा है एंड ऑल्सो दे आर एक्सपेंडिंग ए लॉट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब लेट्स नॉट now talk about just Tata Motor. Let's talk about all the companies in together. It was just a news for Tata Motors. तो अभी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर मास स्केल में गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो व्हाट वी नीड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, आप जब आज के दिन में कोई कार लेके निकलता है, ही और शी इज रेस्ट एश्योर्ड कि देश के किसी भी कोने में पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल डीजल की अवेलेबिलिटी है. Now, how was that possible? That was only possible through IOCL, BPCL and HPCL pump. मतलब इनका ही नेटवर्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, so that we can peacefully move here and there. So in the same way, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के पेनिट्रेशन को देश में बढ़ाना है तो what we need is the charging infrastructure, right, which is a key player. ठीक है, तो इस मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली की प्लेयर. बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी कुछ दिन पहले आया था, बट दैट इज अगेन देयर इज सम काइंड ऑफ चैलेंज. तो उस चैलेंज को रिकवर करने के बाद वहां पे उस सेक्टर्स पे क्या होगा वो आगे की बात होगी. बट राइट नाउ लेट्स सी व्हाट इज द अमेंडमेंट. हु इशूड इट? इट इज इशूड बाय द पावर मिनिस्टर्स, दैट इज अमेंडेड द रिवाइज्ड एंड कंसिडर्ड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड. तो क्या है? एक तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन shall have the feature of prepaid collections of services charges with the time of day rate discount for solar hours. ठीक है, एक हो गया. दूसरा हो गया कमिटी अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA टू रिकमेंड द स्टेट गवर्नमेंट द सीलिंग लिमिट ऑफ द सर्विस चार्ज टू बी लेविड. एक कमिटी फॉर्म होगा जो कमिटी स्टेट गवर्नमेंट को ये बताएगा कि कितना सर्विस चार्ज करना है. The committee shall also recommend the time of the day rate for the service charge as well as the discount to be given charging during solar hour. तो देखो यहाँ पे एक चीज ये नोट करो, सोलर हावर का मतलब क्या है? सोलर हावर मतलब जितना टाइम आपको सनलाइट मिल रहा है. तो जितना टाइम आपको सनलाइट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तब जो चार्ज होगा गाड़ी थ्रू दी पावर स्टेशन, तो प्रोबेबली उस पर खर्चा कम आएगा बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट. बट यस, देयर वुड बी चार्ज. तो वही चीज थर्ड वाले पॉइंट पे क्लियर किया है. दिस कमिटी इज गोइंग टू रिकमेंड वो डिस्काउंट दिया जाएगा व्हेन somebody is charging their electric vehicle during the solar hours, क्योंकि तब उनको भी कॉस्ट कम आएगा बिकॉज सोलर इज ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इज रिन्यूएबल एनर्जी. तो आई होप ये क्लियर हो गया. अब अगर हम इसके बाद वाले पीरियड की बात करें, नाइट के पीरियड की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज थोड़ा मतलब जो सर्विस चार्ज है कितना चार्ज होगा, राइट, वो ज्यादा है. देखो, एक तो ये इशू है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी तो इशू ये भी है कि कितना रुपए लगेगा, राइट, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ चार्जिंग ए व्हीकल. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. टू कंसर्न दिस एड्रेस, राइट, बेसिकली टू कंसर्न दिस एड्रेस, ये तीन चीज हो रहा है. मैं फिर से आपको बता दूं बिकॉज सी मोस्ट ऑफ यू वुड राइट डिस्क्रिप्टिव. तो आप ना ये सारे पॉइंट्स को इशू ये कर सकते हो. अभी देखो बैंक पीओ एग्जाम में भी है ना ऐसे है, तो आप ऐसे में भी कुछ टॉपिक आ गया तो व्हेन यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम द करंट ऑब्वियसली यू कैन पुट. इट इज नॉट नेसेसरी आपको है ना डिस्क्रिप्टिव सिर्फ उस सेंस में ही समझना है. अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, इसको आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इंटरव्यू पर्पज से भी आप न्यूज को ब्रेक डाउन करके समझ सकते हो. अब अच्छे से चीज को समझो. इशू क्या है? इशू है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, नंबर वन. सेकेंड इशू है कि कितना पैसा लगेगा. अब ये अपने ऊपर लेके समझो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार है, आप लेके निकल रहे हो ना, यू वुड थिंक, लेकिन आज के दिन में अगर आपके पास पेट्रोल डीजल कार है तो यू ऑलरेडी नो दी प्राइस. ओके, मेरे को तो 100 रुपए लीटर लगने वाला है और मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर चलेगी इससे. सो यू कैन इजिली कैलकुलेट द अमाउंट that you are going to spend throughout your journey.
right? But this is not the case with electric vehicle. The case with the electric vehicle is you do not know where the infrastructure is. For example, you end up losing all your battery strength, right? So within that range, you would need a infrastructure, the charging infrastructure to charge your vehicle first thing. And once you've done it, right, means once you figure it out, the second thing or the second question in your mind would be, what would be the charge? Kitna rupees lega, right? So this is a big thing that would be coming up. There would be a discount during the day rates because of solar hour, क्योंकि सन है, सन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आपके गाड़ी को चार्ज किया जा सकता है, हेंस देयर वुड बी अ डिस्काउंट. वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होगा देखो, बिकॉज जिसने भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया होगा, इवन इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी और दी ऑटोमोबाइल कंपनी इटसेल्फ, देयर इज अ कॉस्ट, राइट? वो फ्री तो हो ही नहीं सकता. So these are the three, major thing that is going to happen in future. With this, let's move forward to the next news, that is revenue deficit grant. देखो ये चीज आप तो हर मंथ ऑन मंथ पढ़ते हो, राइट? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट. तो सबसे पहले ये है क्या? देखो जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, इन्होंने रिकमेंड किया पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट. इसका मतलब क्या है? देखो जैसे हम सब कोई ना कोई राज्य में रहते हैं, राइट? लेकिन हम बहुत सारा टैक्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से इनकम टैक्स, ये किसको पे करते हैं? यूनियन गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे टैक्स ना यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाता है. तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है? बेस्ड ऑन दी, देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट को 100 रुपए का टैक्स हुआ, डिवाइडेड बाई उन्होंने नंबर ऑफ स्टेट्स कर दिया और सबको इक्वली बांट दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो ये जो डिविजन है ना, इस डिविजन को बोला जाता है डेवोल्यूशन. द स्टैंडर्ड टर्म इज डेवोल्यूशन. तो ये डेवोल्यूशन डिसाइड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है. तो राइट नाउ 15th फाइनेंस कमीशन इज इन फोर्स, जिसके चेयरमैन थे श्री एन.के. सिंह. अब हम चले जाते हैं कि ये क्या है. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार डेवोल्यूशन कर देता है पूरे टैक्स का, सब स्टेट को अपना शेयर मिल जाता है, राइट? अब वो किस बेसिस पे मिलता है? वो बहुत सारा फैक्टर्स है उसमें. आपके समझने के इजी के लिए, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, राइट? एक तो उत्तर प्रदेश का साइज बड़ा है, उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा हैं, राइट? तो उनको ज्यादा पैसा मिलता होगा. बट ऐसा भी नहीं है क्योंकि छोटा राज्य, फॉर एग्जाम्पल है ना, लेट्स से झारखंड और छत्तीसगढ़. अब छत्तीसगढ़ क्योंकि मिनरल रिच स्टेट है, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये डेवोल्यूशन होता है, राइट? एंड ये तो कानून से है, तो कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता. फाइनेंस कमीशन जो डिसाइड करेगा वो फाइनल होता है. अब आ जाता है उसके बाद भी कुछ स्टेट जो है ना, जिनका रेवेन्यू डेफिसिट रहता है, राइट? सो देयर आर टोटल 14 स्टेट्स. उसमें से है आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल. तो ये सारे स्टेट्स हैं जिसके जो रेवेन्यू डेफिसिट इनका बहुत है. तो इस रेवेन्यू डेफिसिट को भरने के लिए द फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट रेवेन्यू पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट. मतलब ये फ्री फोकट का पैसा है, ये पैसा कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करना होता है. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स. तो ये टोटल अमाउंट कितना है? 86,201 करोड़. ठीक है, ये पूरे साल भर में सेंट्रल गवर्नमेंट इन 14 स्टेट्स को समवेयर अराउंड 86,201 करोड़ रुपए देगी. तो ये पैसा एक बार में ना देके क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट हर मंथ पे देती है. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इस मंथ में कितना रिलीज किया? 7,183.42 करोड़ टू 14 स्टेट. अब किसको कितना मिला उसमें हम नहीं जाते हैं. सेक्शन की बात करें तो आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ये सारा कहानी लिखा हुआ है. आई होप ये क्लियर आपको हो गया है. विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, वो है यूपी स्टार्टअप पॉलिसी, राइट? तो देखो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज है, एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस यू शुड नो ए बिट ऑफ इट, बिकॉज यूपी में कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं. फॉर एग्जांपल पेटीएम एंड पाइन लैब, राइट? मतलब देश के कुछ बड़े बड़े स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है. तो यूपी गवर्नमेंट का जो नया स्टार्टअप पॉलिसी, उसके फ्रेमवर्क के हिसाब से द सीडअप कैपिटल मार्केटिंग सपोर्ट सम हैज हाइक्ड 50% फ्रॉम 5 लाख टू 7.5 लाख. 5 से 7.5 लाख हो गया, राइट? बिसाइड जो अलाउंस है, सस्टेनेंस अलाउंस, वो 15,000 से बढ़ा के 17,500 कर दिया गया है. ठीक है, तो दिस इज दी
changes that they have made, right? बाकी तो आप यहाँ पे पढ़ लो. सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया. अगर हम ये इसकी बात करें, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात करें, तो वो एक पहले से है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस लखनऊ में है, और एक नोएडा कैंपस ऑफ द आईआईटी कानपुर इसमें है. अनदर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डेडिकेटेड हो रहा है टू ड्रोन्स इज बीइंग सेट अप एट आईआईटी कानपुर कैंपस, राइट? आईआईटी कानपुर में ड्रोन डेडिकेटेड हो रहा है, क्योंकि देखो ड्रोन, दिस इज समथिंग न्यू, एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूजेबिलिटी तो ड्रोन का फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज है. प्रोबेबली ये जो आजकल फूड डिलीवरी हो रहा है ना, मेडिसिनल डिलीवरी मतलब हो रहा है, ये सारा चीज मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल में एवरीथिंग विल बी ड्रोन बेस्ड. ह्यूमन बींग वहां रहेगा ही नहीं, ड्रोन से सब कुछ आएगा जाएगा, राइट? सो अगेन, to make it happen there has to be an industry, there has to be an innovation. तो उसीलिए ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जा रहा है. With this, let's move to the next news. Supreme Court in majority verdict. देखो, कल एक देश में बहुत बड़ा वर्डिक्ट आया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके, राइट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको करंट गवर्नमेंट 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू देश के सामने लाई थी कि जनरल पूल से जो लोग गरीब है, राइट, इकोनॉमिकली वीक है, उनको 10% का कोटा दिया जाए इन कॉलेजेस एंड इन जॉब्स, जिसको ईडब्ल्यूएस कोटा बोला जाता था, राइट? तो ये 8 जनवरी 2019 में ये अमेंडमेंट बिल लोकसभा में क्लियर हुआ है, ठीक है? 9 जनवरी ये राज्यसभा में भी क्लियर हो गया है. तो देखो, देश के पार्लियामेंट ने तो क्लियर कर दिया, मतलब 2019 में बैक टू बैक देश के पार्लियामेंट में कर दिया है. अब इसके बाद प्रेसिडेंट का जैसे एक्सेंट मिल जाएगा, जनवरी 12 को प्रेसिडेंट का एक्सेंट भी मिल गया, मतलब ये अब लॉ तो हो गया. लेकिन फरवरी के मंथ में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया. Feb 6 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इशू नोटिस टू द गवर्नमेंट ऑन प्ली चैलेंजिंग अमेंडमेंट्स. फरवरी 8 की बात करें, डिक्लाइन टू स्टे 10% ईडब्ल्यूएस कोटा. अभी एक चीज अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे नहीं लगाया. अगर ये स्टे लग जाता तो देश में जो रिक्रूटमेंट हुआ है ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू वो सब हो ही नहीं पाता. तो क्योंकि अभी स्टे नहीं लगा तो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेड ही था, बट केस तो सुप्रीम कोर्ट में तब भी था और कल तक था. सितंबर 8 2022 की बात करें, बेंच बन गया है. सितंबर 13 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग शुरू कर दिया है. सितंबर 27 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है. एंड नवंबर 7 कल के दिन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल, इसकी वैलिडिटी है, बट विथ 3:2 मेजोरिटी. मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो टोटल 5 जज का बेंच था, राइट? अब 5 जज का था, मतलब मेजोरिटी विंस. तो यहाँ पे 3 जज ने बोला है कि ठीक है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल एंड ये देश में इंप्लीमेंटेड रहेगा. लेकिन 2 जज, और उन 2 जज में से एक थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस यूयू ललित, राइट, जिनका व्यू अलग था. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज हम तो लॉ एग्जाम की तैयारी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बट यस, ऑब्वियसली लीगल वी में ये सारी चीज को आप समझोगे. विद दिस, let's move to the next news, that is corporate और British यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कॉशन एक्ट COP27. तो जैसे कि आपको पता है COP27 शुरू हो रहा है, तो अब धीरे धीरे बहुत सारा न्यूज आएगा. जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो तो मतलब हर देश को यही बता रहे हैं, मतलब उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया कि वी आर ऑन द हाईवे ऑफ हेल्थ, है ना, परफॉर्म और पेरिश. तो उन्होंने ये बात बोला है सब देशों को कि आज आप क्लाइमेट चेंज को लेके सतर्क हो जाओ, वरना तो खत्म हो जाओगे सब. सो इट्स अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो कॉर्पोरेट और पेरिश. So with this, we have come to the end with just few one-liners. एक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021, ठीक है, 2021. तो इसको कौन दिया? इसको दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने दिया, राइट? ये किस प्रोफेशन को मिलता है? ये मिलता है नर्सिंग प्रोफेशनल, राइट? ये आप याद रखो, राइट? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कौन से प्रोफेशन को मिलता है? नर्सिंग को मिलता है. अब किसको अवार्ड मिला? तो देखो, अवार्ड बहुत लोगों को मिला, तो वो शायद नहीं आएगा क्योंकि 50-60 लोगों को अवार्ड मिला है, तो उतना नाम तो हम याद रख ही नहीं सकते. सो लेट्स नॉट गेट इनटू द नेम, बट यस, लेट्स नो द अदर डिटेल्स ऑफ इट, कि ये जो अवार्ड है 1973 से दिया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? देन
टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी फॉर द सोनार। तो देखो इंडियन नेवी और डीआरडीओ इन्होंने मिलके एनपीओएल कोची में they have started to test and evaluate facilities for sonar system, right? Then 8 national highway and 5 national highway projects, अलग अलग कॉस्ट के। जबलपुर शहर है एक मध्य प्रदेश में, जहां पे मॉर्थ के मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी उन्होंने 4.5 मतलब 4,000 करोड़ के आसपास 4,054 करोड़ का प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। एंड ऑन द अदर हैंड मध्य प्रदेश में और भी उन्होंने 5 नेशनल हाईवे अलोंग द स्टेट्स टोटल 1261 करोड़ का इनॉग्रेशन किया है। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल। ऑल द बेस्ट। Prepare 50% faster with IXMB.